हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। तो आज हम अपनी जीएसटी की नेक्स्ट क्लास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सर, इस क्लास को करने से पहले मैं आपको बताऊं हम जीएसटी किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीएसटी को क्यों लाया जाए, वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड फॉर जीएसटी। हमने पढ़ा कि जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें कुछ कमियां थी और अगर उनको ठीक करना था तो एक नया टैक्स लाने की जरूरत थी, इसलिए जीएसटी लाया गया। जैसे कि पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, कास्केडिंग हो रहा था, डबल टैक्स हो रहा था और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, बड़ी सारी कमियां थी। उन सबको ठीक करने के लिए जीएसटी को लाया गया। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा व्हाट इज जीएसटी। आखिर ठीक है, जीएसटी को क्यों लाया गया ये पता लग गया। अब क्वेश्चन है जीएसटी क्या है। अब जीएसटी क्या है, ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि जीएसटी बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल है, जीएसटी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जीएसटी के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है। एक ऊपर से ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया था व्हाट इज जीएसटी। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे किया गया। सर, स्टूडेंट कहता है जी ये बात पढ़ने की क्या जरूरत है, जैसे बाकी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है वैसे ही किया गया होगा। जैसे वो यूनियन लिस्ट होती है उसमें डाल दिया गया होगा, या स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया होगा, या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया होगा। सर, एक बात बताइए, ईयर 1994 में सर्विस टैक्स भी तो आया था। क्या सर्विस टैक्स के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसी बातें की गई थी या अभी की जा रही हैं? सर, मैं बता दूं जीएसटी के अंदर ये स्पेशल है। जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस कैसे किया गया ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। जैसे आम टैक्सेस को कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ गया। सर, जीएसटी को लाना इतना आसान नहीं था। इसको लाने के लिए भारत का संविधान चेंज करना पड़ गया। सर्विस टैक्स के टाइम पर यह दिक्कत नहीं आई थी। सर्विस टैक्स को सिंपली पार्लियामेंट ने पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी और एक यूनियन लिस्ट से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन जीएसटी के टाइम पर यह काम इतना आसान नहीं था। जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इंट्रोड्यूस किया गया ये एक कहानी है और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, तो आइए पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें हम समझेंगे कि जीएसटी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं ये ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दे देता हूं कि हम लोग कैसे लॉ बनता है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं जिससे आप इसको कंसेप्ट को ना समझ पाएंगे। सुनो, मान लीजिए एक दिन मोदी जी का सुबह सुबह मन किया और उन्होंने बोला भाई मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं और आप एक काम करो, मैं टीवी पे आ रहा हूं, सारे लोग मोदी जी को देखने आ गए जी, आज मोदी जी को अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मोदी जी ने कहा जी ऐसा है, सुनिए, हम एक नया टैक्स लगाने वाले हैं। आज से हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं और भारत की जो जनता है उनको वो टैक्स देना पड़ेगा। आप बताइए क्या मोदी जी के पास पावर है? हालांकि वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या उनके पास पावर है कि वो इस तरह से अनाउंसमेंट कर दे कि मैं एक नया टैक्स लगा रहा हूं और वो टैक्स लगना शुरू हो जाए? सर, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड। ना कोई टैक्स वसूला जा सकता है, ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही वसूला जा सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आप लॉ नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक्ट नहीं बनाएंगे, टैक्स को लगाया और वसूला नहीं जा सकता। इवन चाहे ये मोदी जी की विश भी क्यों ना हो कि मैं आज टैक्स लगाने वाला हूं, ऐसे नहीं लगा सकते। उन्हें पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, उन्हें पहले लॉ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जीएसटी लगाने के लिए भी पहले लॉ बनाना पड़ा होगा। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 265। आर्टिकल नंबर ना सारे आपको याद नहीं करने, एक बार आप सारे आर्टिकल मेरे साथ सुनते जाओ। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं मेनली, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स के नाम कौन कौन से याद रखने हैं, लेकिन अभी आप एक बार सुनते जाओ। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 265 पढ़ा, जो ये कहता है कि जब तक लॉ नहीं बनाया जाएगा,
ना टैक्स लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा। बात समझ लो, जब तक लॉ नहीं बनेगा ना कोई टैक्स लगाया जाएगा ना कोई टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, लॉ बनाएगा कौन? मोदी जी बनाएंगे लॉ? बोलो बोलो, या केजरीवाल जी बनाएंगे? बताओ भाई, लॉ कौन बनाएगा? ये बात आर्टिकल 245 बताता है। आर्टिकल 245 कहता है कि लॉ या तो पार्लियामेंट बनाएगी या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा। ना तो मोदी जी लॉ बनाते हैं ना ही केजरीवाल लॉ बनाता है। प्राइम मिनिस्टर लॉ थोड़ी बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी लॉ बनाती है। कई लोगों को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, लॉ हमेशा पार्लियामेंट बनाएगी। अच्छा, आर्टिकल 245 कहता है एक्सटेंट ऑफ लॉ। एक्सटेंट ऑफ लॉ का मतलब है जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको लॉ बनाना है पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, तो पार्लियामेंट पास करेगी। और अगर आपको लॉ बनाना है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो फिर लॉ जो है वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पास करेगा। तो ठीक है सर, हमें आर्टिकल 245 ने बता दिया कि या तो लॉ पार्लियामेंट बनाती है या फिर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। अच्छा, हमें यह भी पता लग गया कि अगर लॉ पूरे इंडिया के लिए बनाना हो तो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट के लिए बनाना हो तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट लॉ बनाती जरूर है, लेकिन बाद में ये अपनी पावर डेलीगेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि उस लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स को लेवाई और कलेक्शन करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो यानी कि लेवी एंड कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो तब करेगी जब पहले पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। इज इट क्लियर? इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, लेकिन इसकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी जाती है। ओके सर, दो आर्टिकल हमें बिल्कुल क्लियर हो गए, एक आर्टिकल नंबर 265 और एक आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल 265 कहता है कि लॉ बनाना ही पड़ेगा अगर आपने कोई टैक्स लगाना है या वसूलना है। कोई भी टैक्स बिना लॉ बनाए, बिना एक्ट बनाए ना तो लगाया जा सकता है ना वसूला जा सकता है। आर्टिकल 245 कहता है ये जो लॉ बनाया जाएगा, अगर ये पूरे इंडिया के लिए बनाया गया है तो ये पार्लियामेंट बनाएगी, और अगर ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाया गया है तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा। एक्स्ट्रा में मैंने आपको यह भी बता दिया कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पावर अपनी डेलीगेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि लेवी एंड कलेक्शन की पावर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। और जो लॉ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाता है वो पावर डेलीगेट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी लेवी एंड कलेक्शन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। ओके सर, हां जी, तो आर्टिकल 245 भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आ गया आर्टिकल 246। सर आर्टिकल 246 तो हम अपनी जीएसटी की पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं आपको याद दिलवा देता हूं। आर्टिकल 246 में एक शेड्यूल 7 है, उसमें 3 लिस्टें बनी हुई है। अगर आपको याद हो वहां 3 लिस्ट है, एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट और एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो सब लिखा हुआ है ना, ये आपको लिखने के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने यहां बनाया हुआ और आपको दिखाया भी हुआ है पहले, एक बार और दिखा देता हूं। सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक 7 शेड्यूल है और यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 246। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टैक्स लगाने की पावर है ना, ये आर्टिकल 246 में है। मतलब कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, ये सब आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। ठीक है सर, आर्टिकल 246 में 3 लिस्टें बनी हुई है, ध्यान सुन लो, 3 लिस्टें बनी हुई है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है सर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है सर, जो यूनियन लिस्ट है ना, सुन लो, जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर, मैं आपको बता दूं, लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन लेवाई एंड कलेक्शन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव है। मतलब सर देखिए, जो जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, मेरी बात सुन लो, जो जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखे हैं, जिन जिन टैक्सेस का नाम यूनियन लिस्ट में लिखा है, वो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में गए, वो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में गए। मैं बता दूं आपको बात। ठीक है सर, बता देता हूं कौन कौन से नाम है, और एक बात बता दूं, इनके यूपर जो भी डिसीजन है, जो भी लॉ है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इंटरफियरेंस। केजरीवाल जी, यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उनके प्रति आप चुप ही रहे तो बेहतर है। ये सिर्फ मोदी जी के सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, आप रहने दो। ठीक है जी, केजरीवाल कहता है कोई बात नहीं, रहने देते हैं।
इसमें एक एंट्री नंबर 82 है, ये हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर देता हूं। इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 83 है कस्टम एक्ट। एंट्री नंबर 84 है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट आपको याद होगा, मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी जो है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाती है। स्टेट के हिस्से में जाती है वो जो अल्कोहल, ओपियम, नैरकोटिक्स, इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट की होती है। और इसके अलावा इंडिया में दुनिया जहान की चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंटर की है। सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, हालांकि ये एंट्री यूनियन लिस्ट में है, लो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन इसके अंदर जो पावर है, जो पैसा है वो स्टेट का रहता है, वो स्टेट का रहता है। मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में कि सीएसटी है तो इस कैटेगरी में, लेकिन रहता पैसा स्टेट का है। एंट्री नंबर 92C से सर्विस टैक्स लाया गया था। एंट्री नंबर 97 रेजिडरी है, ब्लैंक एंट्री है, कोई भी नया लॉ लाना हो तो वो यहां से ला सकते हैं। तो सर्विस टैक्स भी इसी के थ्रू गवर्न किया जा रहा था। हालांकि इनिशियली जो सर्विस टैक्स है वो 92C से आया था, लेकिन बाद में वो 97 से गवर्न हुआ है। अब है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जिन टैक्सेस का नाम लिखा है इनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी आप कृपया चुप ही रहना, ये टैक्सेस हमारे हैं, इससे कैसे डील करना है हम देखेंगे, इसका रेवेन्यू हमारा है। केजरीवाल जी ने भी बोल दिया मोदी जी को कि देखो ये पैसा हमारा है, यहां आप मत बोल देना। मोदी जी ने बोला हम क्यों बोलेंगे, हमारे पास पहले इतने सारे टैक्सेस हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है। ये एंट्री नंबर 51 जो है ये एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब की बात कर रहे हैं, वो शराब जो ठेकों पे मिलती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बियर, विस्की, वाइन, वोडका, रिन, जिम, पता नहीं क्या क्या होता है, बड़े सारे नाम होते हैं, तकीला वकीला, ये सब जो नाम है ये वो है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओपियम, अफीम, नारकोटिक्स, चरस, गांजा, हीरोइन, वो वाली हीरोइन नहीं, ये अलग होती है। एंट्री नंबर 52 एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया। हाँ जी, एंट्री ऑफ गुड्स एक एंट्री टैक्स लगता था, वो भी स्टेट के हिस्से में था। वैट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंट्री नंबर 54 वैट, ठीक है जी। तो अगर कोई टैक्स यूनियन लिस्ट में लगाना है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाना है तो वो यूनियन लिस्ट में लेके आएगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लगाना है तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा। और एक लिस्ट और थी कॉन्करेंट लिस्ट, अगर दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर लगाना हो तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। अगर दोनों गवर्नमेंट ने लगाना हो तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैं बता दूं राइट नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स नहीं है, इसमें ओनली सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स है। सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स है बस। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको सर। एक तो एजुकेशन इसके अंदर है, आपको पता है एजुकेशन जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। अच्छा, मैंने ना पंजाब से पढ़ाई करी है, अपना बता रहा हूं, मैं पंजाब से पढ़ाई करी है। मेरा जो स्कूल था वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, नाम सुना होगा आपने, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हरियाणा बोर्ड अलग होता है, यूपी बोर्ड अलग है, इस तरह से। लेकिन एक सीबीएसई भी तो होता है, वो सेंट्रल बोर्ड जो होता है। तो सेंट्रल का अलग है एजुकेशन सिस्टम, स्टेट का अलग है, यानी कि एजुकेशन को लेकर दोनों गवर्नमेंट मैटर पे लॉ बना सकती है, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट मिलकर बना सकती है। और बताऊं आपको, मैरिज में तो दोनों गवर्नमेंट होती है, डाइवोर्स में भी दोनों होती है। एग्जाम्पल मैरिज लिख देता हूं यहां पे, डाइवोर्स। हाँ जी, तो भाई टैक्स लगाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 246। मेरी बात सुन लो। अच्छा, आपको पता है ये हमारा जो भारत का संविधान है ये बनाया था BR अम्बेडकर जी ने, पता है ना? हाँ ठीक है सर, पता है, कैसी बातें करते हो। तो BR अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया था, उनको पता था ये जो हमारा भारत है ना, ये एक फेडरल कंट्री है, यहां दो गवर्नमेंट पैरेलल चलती हैं, सेंट्रल स्टेट। तो BR अम्बेडकर जी को पता था ये फ्यूचर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, स्टेट वाले बोलेंगे टैक्स हमारा, ये टैक्स हमारा, स्टेट वाले बोलेंगे ये टैक्स हमारा। तो BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा, भी ऐसा है मैं टैक्सेस को पहले ही बांट देता हूं, सेंटर के कौन से, स्टेट के कौन से, मैं बांट के ही जाऊंगा मतलब पहले बांटूंगा, ठीक है। तो अम्बेडकर जी ने डिसाइड कर लिया मैं टैक्स बांटूंगा, तो उन्होंने सेंटर को दे दिए, स्टेट को दे दिए। लेकिन BR अम्बेडकर जी जानते थे कि वो तो एक ना एक दिन यहां से चले जाएंगे, लेकिन ये संविधान तो यहीं रहेगा।
और कल को हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में नए तरह के टैक्सेस आएंगे, फिर ये लोग उसके लिए लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि देखो भाई ऐसा है, एक आर्टिकल उन्होंने बनाया, आर्टिकल 248, एक नया आर्टिकल लिख रहा हूं। इसमें लिखा था जो मैटर स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो मैटर स्टेट लिस्ट में नहीं है या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, ना स्टेट लिस्ट में है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, उस मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उस मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी। ऑब्वियसली यार वो रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब रूलिंग पार्टी बीजेपी आज के दिन जिसकी मैं बात करूं, तो उनका हक भी बनता है। तो अगर कोई नया लॉ बनाना चाहे पार्लियामेंट तो वो बना सकती है, लेकिन शर्त यह है, आर्टिकल 240 ने बोला, शर्त यह है 248 ने बोला कि वो मैटर ना स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। अब देखो ना 1994 में सर्विस टैक्स आया था, तो 1994 में सर्विस टैक्स जब आया था तो अंबेडकर जी थोड़ी थे उस टाइम। तो 1994 में क्या किया गया, फिर 1994 में देखा गया कि सर्विस टैक्स लेके आना है। तो उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि देखो जी ना तो ये मैटर स्टेट लिस्ट में है ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, हम लोग इसे यूनियन लिस्ट में लेके आ रहे हैं। और वो ले आए। ना किसी स्टेट की परमिशन की जरूरत थी, ना किसी स्टेट के मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत थी। भाई उन्हें एक नया टैक्स लेके आना था। किसी भी नए टैक्स को अगर पार्लियामेंट लेके आना चाहे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आना चाहे, तो बस उसकी एक ही कंडीशन है कि ना वो स्टेट लिस्ट में ऑलरेडी होना चाहिए ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो टैक्स चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, पार्लियामेंट के थ्रू वो ला सकती है। अब मोदी जी ने बोला जी जीएसटी लेके आना है। अब मोदी जी की तमन्ना है कि जीएसटी को लाया जाए, जीएसटी को लाया जाए। बीजेपी ने बोला अब ये काम तो हम करके दिखाएंगे, इतने सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई, हम देखो करके दिखाएंगे। हालांकि जब कांग्रेस लाना चाह रही थी तो बीजेपी वाले ओपोजिशन में थे, लेकिन आज और वो मना कर रहे थे कि जीएसटी नहीं आने देंगे। आज जब बीजेपी को लाना है तो वो कांग्रेस वाले ओपोजिशन में आ गए, हम नहीं लाने देंगे। ऐसे ही होता है, तो मतलब पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। खैर हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना, हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। मोदी जी इस बात पे आ गए कि जी देखो जी अब जीएसटी लाया जाएगा। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मोदी जी ने कहा देखो जी ऐसा है, हम एक नया टैक्स लेके आ रहे हैं। केजरीवाल जी को बुलाया, क्योंकि ज्यादा जिससे थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो केजरीवाल जी हम ना एक नया टैक्स लेके आ रहे हैं, जीएसटी। केजरीवाल ने कहा ले आओ, लॉ मैंने भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी पढ़ा है, आर्टिकल 248 में लिखा है स्टेट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में ना हो तो आप ला सकते हो, तो आप ले आओ, हमने कब मना किया आपको। बोले नहीं हम आपको बस बता रहे थे, आप हमारे मित्र हो। बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ मतलब मित्र जैसे ही हो, क्या खास बात है, लेकिन हम आपको बता दें जब हम नया लॉ लेके आएंगे जीएसटी तो हम अपना सेंट्रल एक्साइज खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा जी मुझे क्या मतलब है, खत्म कर दो। बोले हम सर्विस टैक्स भी खत्म कर देंगे। बोले कर दो। बोले हम सीएसटी भी खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी को गुस्सा आ गया। केजरीवाल जी बोले सीएसटी कैसे खत्म कर दोगे? सीएसटी तो हमारा है, आप लॉ बनाते हो लेकिन खत्म थोड़ा ना कर दोगे आप इसे, हमारा रेवेन्यू मर जाएगा। आपको पता ना सेल टैक्स का पैसा स्टेट के पास जाता है। उन्होंने बोला रुको ये तो छोड़ो, हम आपका लोकल एरिया वाला भी टैक्स खत्म कर देंगे, हम आपका वैट भी खत्म कर देंगे, इन सब के बदले में जीएसटी लेके आ रहेंगे। और उस टाइम में मोदी जी की यह भी तमन्ना थी कि अल्कोहलिक लीकर में भी खत्म कर दो। वो तो केजरीवाल ने कहा कि देखो इसकी तरफ तो देखना ही मत, ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना जो अल्कोहलिक लीकर पे आती है, यही हमारा घर चलाती है। आपको पता है हमारा कमाऊ बेटा ये अल्कोहलिक लीकर ही है, ये ना हो तो हम स्टेट भूखे मर जाए। आप देख लो कोरोना के टाइम में स्टेटों का भला इन्होंने किया है, लीकर वालों ने। इतनी बातें फैली, आप लोगों को तो पता ही है। तो उन्होंने बोला ये तो भूल जाओ, इसके बारे में तो इसको टच मत कर देना जीएसटी लाने के लिए। ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा रहेगा। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी और वो सिर्फ हम ही लेंगे। मोदी जी ने कहा छोटी सी बात के लिए लड़ेंगे नहीं, आप छोड़ो, इस बारे में हम नहीं देखते, लेकिन आपके ये टैक्सेस तो हम खत्म करेंगे और इनकी जगह हम जीएसटी लाएंगे। क्योंकि हमारे पास पावर है आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग कि ना ये मैटर स्टेट लिस्ट में है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो हम 97 नंबर एंट्री के थ्रू ले आएंगे इसको। केजरीवाल जी ने कहा रुको, आपने आर्टिकल 248 तो पढ़ा है पर संविधान को बड़े अच्छे से नहीं पढ़ा। संविधान में आर्टिकल 248 में यह लिखा है कि अगर कोई नया लॉ हो, कोई नया लॉ लेके आना हो जो पहले स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ना हो,
तो उसे लाने के लिए स्टेट की जरूरत नहीं है परमिशन की, आप अपनी मर्जी से यूनियन लिस्ट के थ्रू ला सकते हैं। लेकिन जीएसटी इज नॉट ए न्यू लॉ, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लॉ। ये तो आप पुराने लॉज को खत्म करके लेके आ रहे हो, आप पुराने लॉज को खत्म कर रहे हो और नया लेके आ रहे हो, तो ये नया थोड़ी है, ये तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लॉ है। अगर आपको इसे लाना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसे लाने से हमारा रेवेन्यू खत्म हो रहा है, हमारा वैट खत्म हो रहा है, हमारा सीएसटी खत्म हो रहा है, हमारा एंट्री टैक्स खत्म हो रहा है, और बड़े सारे टैक्सेस थे वो भी खत्म हो रहे थे, और बड़े सारे टैक्सेस थे वो भी खत्म हो रहे थे। मोदी जी ने बोला अच्छा, वो तो वैसे हमें पता ही था, हम तो ऐसे ट्राई मार रहे थे, क्या तो तुम मान जाओ। बोले अच्छा ऐसे मान जाएंगे हम। अब भाई मोदी जी और केजरीवाल जी सामने सामने बैठ गए, अब क्या करें। केजरीवाल जी कहते ना जी ना, हम तो परमिशन नहीं देंगे आपको यूनियन लिस्ट के थ्रू ये लॉ लाने की। मोदी जी ने कहा देखो तुम्हारा रेवेन्यू खत्म हो रहा है, तुम्हारा वैट उड़ रहा है, तुम्हारा सीएसटी खत्म हो रहा है, तुम्हारा एंटी टैक्स उड़ रहा है, हमें जीएसटी लाने दो, यूनियन लिस्ट के थ्रू लाने दो, पैसा आएगा उसमें से कुछ तुम्हें भी दे देंगे। केजरीवाल बोला हम भिखारी हैं, हमारे टैक्सेस तो खत्म कर दिए, और क्योंकि अब हमें पैसा चाहिएगा तो वो जीएसटी का जो आएगा वो आप हमें थोड़ा सा दे दोगे, हम भिखारी हैं। केजरीवाल ने कहा छोड़ो, एक काम करते हैं, जीएसटी हम लेके आते हैं, जीएसटी को हम स्टेट लिस्ट से लेके आते हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर दो, जब पैसा आएगा ना तो थोड़ा सा सेंटर को भी दे देंगे। सेंटर वाला दिमाग खराब है, हम रूलिंग पार्टी है, हम जीते हुए लोग हैं, हम बीजेपी है, तू टैक्स कलेक्ट करेगा और हमें थोड़ा सा देगा, ना ना ऐसा नहीं हो सकता। केजरीवाल ने कहा तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि टैक्स आप लगाओ, यूनियन लिस्ट के थ्रू हम आपको लगाने ही नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं लगाने देंगे। याद रख लेना ये बात, यूनियन लिस्ट के थ्रू लगेगा नहीं, स्टेट लिस्ट में तुम नहीं लगाने दे रहे, हम जीएसटी को नहीं आने देंगे। सोचो सर, जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस करना कितना मुश्किल हो गया। मोदी जी उसे यूनियन लिस्ट से लाना चाह रहे हैं, वो आने नहीं दे रहे। केजरीवाल जी कह रहे हैं स्टेट से लिस्ट से ले आते हैं, ये मोदी जी को मंजूर नहीं है। मोदी जी ने कहा इधर आओ, केजरीवाल जी एक बात बताओ, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर लॉ बनाएं, दोनों मिलकर टैक्स लगाएं, दोनों मिलकर कलेक्ट करें, बिल्कुल बराबर, हम दोनों की पावर बराबर, दोनों मिलके लगाएंगे, मिलके वसूलेंगे, अपना अपना रखेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर। केजरीवाल ने कहा ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी सोच है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा टैक्स लगा रहे हो जो दोनों मिलके लगाएंगे, मिलके वसूलेंगे, आपस में अपना अपना रखेंगे, तो क्या दिक्कत है। बस यूनियन लिस्ट से नहीं लगाने देंगे आपको, क्योंकि वहां पर आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है। केजरीवाल ने कहा पर हम लगाएंगे ऐसे, टैक्स लगाने के लिए 3 ही लिस्ट है, यूनियन लिस्ट तो हम लगाने नहीं देंगे, स्टेट लिस्ट में आप नहीं लगाने देंगे, फिर लगाएंगे कैसे। मोदी जी बोले कॉन्करेंट लिस्ट से लगा लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ द गवर्नमेंट हैविंग द पावर, दोनों गवर्नमेंट का पावर है। केजरीवाल जी बोले सर कॉन्करेंट लिस्ट से तो किसी कीमत पे भी नहीं लगेगा। बोले अब क्या हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का पावर है। बोला एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 254। सर सुन लो मेरी बात, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 254, और आर्टिकल 254 में यह लिखा है कि जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ लगाते हैं, बनाते हैं, मिलकर लॉ बनाते हैं, और अगर वो लॉ, अगर पार्लियामेंट और स्टेट में कोई कंफ्यूजन होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई क्लैश होता है फ्यूचर के अंदर, तो पार्लियामेंट की चलेगी, पार्लियामेंट के डिसीजन पर वेल करेंगे। केजरीवाल जी बोले बात वही आ गई, हम दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, हम दोनों मिलकर वसूलेंगे। कल को किसी मैटर पर झगड़ा हो गया तो आर्टिकल 254 ये बोलेगा इन दोनों ने बनाया था, चलो पार्लियामेंट की चल जाएगी, यानी कि आपकी चलेगी। ना जी ना, ना जी ना, ये हमें कतई मंजूर नहीं। कॉन्करेंट लिस्ट से किसी कीमत पर भी टैक्स नहीं आने देंगे, कॉन्करेंट लिस्ट से तो किसी कीमत पर भी नहीं आने देंगे। और बताओ, अब बताइए सर, ले देके 3 लिस्टें हैं टैक्स लगाने की। आर्टिकल 246 इज द ओनली सॉल्यूशन कि अगर आपको कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, मैं आपको पहले बता दूं, आर्टिकल 246 इज द ओनली सॉल्यूशन अगर आपको कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करना है। उसके अंदर 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ लगा टैक्स बनाना है, टैक्स लगाना है,
तो यूनियन लिस्ट में मैटर आएगा, स्टेट को लगाना है तो कॉन्करेंट में, स्टेट लिस्ट में आएगा, दोनों को मिलकर लगाना है तो कॉन्करेंट में आएगा। यूनियन लिस्ट में नहीं आ सकता क्योंकि स्टेट को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि पैसे तो हमारे उड़ गए, जब नया लॉ आएगा तो हमारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और टैक्स लगाने की पावर सेंटर के पास आ जाएगी, हमें पता नहीं कितना देगी कितना नहीं देगी, बिल्कुल मंजूर नहीं है। स्टेट लिस्ट को भी बिल्कुल, सेंटर को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि स्टेट के थ्रू लाया है, हम रूलिंग पार्टी लो स्टेट टैक्स लगाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में एक बात चली थी कि दोनों मिलकर लगा लेते हैं, लेकिन अब वो कहानी भी पॉसिबल नहीं है, अब वो कहानी भी पॉसिबल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 254 कहता है अगर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे तो कल को कोई क्लैश हुआ तो फिर सेंटर की चलेगी, स्टेट की नहीं चलेगी। अब बताओ, ले देके आपके पास कोई चॉइस नहीं है सर, कोई चॉइस नहीं है, आप जीएसटी इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्योंकि जीएसटी को जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी वो इस तरीके से की जा रही थी कि दोनों लोग मिलकर करेंगे, दोनों गवर्नमेंट मिलकर करेगी, लेकिन मिलकर करे कैसे? क्वेश्चन तो यह है कि ठीक है दोनों गवर्नमेंट मिलकर करेगी, लेकिन मिलकर करें कैसे? कोई तरीका ही नहीं है टैक्स लगाने का। सर बताओ क्या करें, आप बताइए सर क्या करें। अब मोदी जी ने बोला देखो टैक्स तो लेके आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए टैक्स तो लेके आना ही आना है, जीएसटी तो लेके आना ही आना है, और दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाएंगी। केजरीवाल जी ने बोला तरीका बताओ, हमें तो समझ में आ नहीं रहा। बोले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही अमेंड करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में जगह नहीं है ऐसी जहां यह लिखा जाए कि दोनों मिलकर लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 254 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कॉन्करेंट है लेकिन कॉन्करेंट में आर्टिकल 254 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम मिलकर एक नया आर्टिकल बनाएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे भारत के संविधान में, और उस अमेंडमेंट के बाद हम नया लॉ लेके आएंगे, जीएसटी लेके आएंगे। तो सर जीएसटी को लाने के लिए कोई तरीका नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, भारत के संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ी, भारत का संविधान चेंज करना पड़ा। आइए आपको दिखाता हूं भारत का संविधान। वाई इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई जीएसटी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए मैं आपको पीपीटी स्लाइड से दिखाता हूं, थोड़ा सा पीपीटी स्लाइड से दिखाऊंगा आपको जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसके अंदर। आर्टिकल 265 में करवा चुका हूं कि कोई भी टैक्स ना लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 245 कहता है कि जो पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगी, और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगा। आर्टिकल 246 3 लिस्टें प्रोवाइड करता है, जो आपने मेरे साथ अभी भी थोड़ी देर पहले देख लिए। अब क्वेश्चन है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट जीएसटी। अब आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेसेसरी है। क्योंकि लाएं कैसे? टैक्सेस लाने की पावर आर्टिकल 246 में है, और आर्टिकल 246 इस तरीके से फ्रेम होया पड़ा है, या तो सेंटर अलोन ला सकती है या स्टेट अलोन ला सकती है। ना सेंटर अलोन लाने देंगे स्टेट वाले, ना स्टेट को अलोन लाने देंगे सेंटर वाले। दिक्कत आ गई, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया 122 2014 में। 19 दिसंबर 2014 का वो दिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 नंबर पेश किया गया लोकसभा में कि इसे पास करवाया जाए। सर जब ये बिल पास हुआ था ना, चलो दिखाता हूं, ये बिल पास हो गया। इस बिल का नाम बना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। 2 साल बाद पास हुआ। बिल पेश किया गया था 2014 में। 2016 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इसके ऊपर। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इस बिल के ऊपर, और ये एक्ट बन गया था। अब बच्चे कहते हैं सर ये बिल नंबर तो 122 था, ये एक्ट नंबर 101 कैसे बन गया? कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये पेश किया गया था तो ये टोटल 122वां बिल था, लेकिन पहले पास कर दिया गया बाकी बिल से, तो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हां जी, कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 8 सितंबर 2016 को पास हुआ। जैसे ही पास हुआ लोगों ने बोला जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। 2016 में लग गए लोग, ओहो जीएसटी आ गया, 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। बिल्कुल नहीं आया। ये एक्ट जो पास हुआ था ये इसलिए हुआ था कि अब जीएसटी को लाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 246 में रास्ता नहीं था जीएसटी को लेके आने का। भारत के संविधान में चेंजेस करी गई, कुछ नए आर्टिकल डाले गए, बताऊंगा मैं। वो सारे नए आर्टिकल 101 अमेंडमेंट एक्ट में डाले गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाले गए। फिर रास्ता बन गया जीएसटी को लाने का। इस एक्ट के पास होने के बाद यह तय हो गया था कि अब जीएसटी को लाया जा सकता है।
एक रास्ता है, ना कि जीएसटी आ गया। 2016 में आप चेक कर लो यूट्यूब पे न्यूज, 2016 में बड़े सारे लोगों को लगा था जीएसटी आ गया, बिल्कुल नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट पास जरूर हुआ था, और वो ये हुआ था कि अब एक रास्ता मिल गया है कि जीएसटी को लाया जा सकता है। सर 10 सितंबर 2016 को इसका पहला सेक्शन 12 नोटिफाई कर दिया गया था। सेक्शन 12 नोटिफाई कर दिया गया था। सेक्शन 12 नोटिफाई में लिखा था जीएसटी काउंसिल बनाओ, जीएसटी की काउंसिल बनाओ। ये क्या होती है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। जीएसटी की काउंसिल बनाओ। यकीन मानो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट कर दिया गया। 2 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल तैयार थी। सब कुछ पहले से तैयार था सर, इस एक्ट के पास होने की देरी थी बस। ये एक्ट पास हुआ और 16 सितंबर 2016 को जितने भी रेस्ट सेक्शन थे, इसमें टोटल सेक्शन 1 to 20 थे। मैं आपको आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 एक्ट भी करवाने वाला हूं। हालांकि हम लोग ये वाला जो टॉपिक है ना, वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं करते, या फिर सीएम में इंटर के लिए भी नहीं करते। ये बेसिकली फाइनल लेवल पर आएगा। जो 101 अमेंडमेंट एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा ना, वो मैं आपको पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा, पूरा एक्ट दिखाऊंगा आपको आज इसके अंदर, और पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा। इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक सेक्शन है, वो सारे सेक्शन बताऊंगा कौन कौन से। कुछ सेक्शन हमारे काम के नहीं है, वो हम छोड़ देंगे, लेकिन मोस्टली सेक्शन हम करने वाले हैं। और उसमें रास्ता लिखा हुआ है जीएसटी आने का, रास्ता। जीएसटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट में, जीएसटी नहीं है। जीएसटी को किस तरीके से लाया जा सकता है, वो रास्ता है। इसमें 20 सेक्शन है सर। सेक्शन नंबर 12 जो है ना, वो बस जल्दी नोटिफाई कर दिया गया था सेक्शन 10 सितंबर को, और 16 सितंबर को बाकी जितने भी सेक्शन थे वो सारे नोटिफाई कर दिए गए। वो सारे सेक्शन नोटिफाई कर दिए गए। प्लीज टेल मी, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस प्लीज टेल मी। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट में जो नए नए आर्टिकल लाए गए वो गिनवाता हूं एक एक करके। पहले मैं 3 आर्टिकल करवाऊंगा सर, सुन लेना। पहले मैं 3 आर्टिकल करवाऊंगा। एक नया न्यू आर्टिकल इंसर्टेड, देख लो, न्यू आर्टिकल इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था ना, तो उसमें 3 नए आर्टिकल लाए गए, और बड़े सारे लाए गए आर्टिकल। 3 बता रहा हूं, मेन है। एक आर्टिकल लाया गया आर्टिकल 246 कैपिटल ए, एक आर्टिकल लाया गया आर्टिकल 269 कैपिटल ए, और एक आर्टिकल लाया गया आर्टिकल 279 कैपिटल ए। सबसे पहले मैं आपको ये 3 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको ये 3 आर्टिकल पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिर मैं आपको 101 अमेंडमेंट एक्ट शुरू से पूरा दिखाऊंगा। प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस 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 बताइए। हां जी, तो शुरू करें। आर्टिकल 246 कैपिटल ए आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, मतलब 2016 के आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल डाल दिया गया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए। इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको बताता हूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 246 कैपिटल ए, राइट। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए पढ़ेंगे पहले। एक काम करता हूं, मैंने ना इसका सीधा एनालिसिस लिखा हुआ है। मैं आपको आर्टिकल 246 कैपिटल ए, मेरे पास, यस, ये है आर्टिकल 246 कैपिटल ए। दिस इज आर्टिकल 246 कैपिटल ए, जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। एक्चुअली मैं चाहता हूं, अब आप फाइनल में हो ना, फाइनल के स्टूडेंट का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा आपको ना ये पढ़ा दूं, एनालिसिस करवाऊंगा मैं आपको इसका, लेकिन पहले मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ा दूं। मैंने जो कॉपी किया ना 101 अमेंडमेंट एक्ट से, वो पढ़ा दूं आपको। पहले वो पढ़ा दूं क्या लिखा हुआ आर्टिकल 246 कैपिटल ए में, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या मतलब है उसका, वो पढ़ा दूं। फिर मैं आपको इसका एनालिसिस करवाऊंगा। एग्जाम पर्पस के लिए आप इसका एनालिसिस याद कर लेना, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपको समझना चाहिए एक बार लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। आर्टिकल 246 कैपिटल ए, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
तो आर्टिकल 246 ए ने बना के दिया है वो रास्ता जिसके थ्रू आप ला सकते हैं जीएसटी को। क्या कहता है आर्टिकल 246 ए, सुनिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। अब इन लाइनों का मतलब समझिए सर, इन लाइनों का मतलब है 246 और 254 को आर्टिकल 246 ए ओवरराइड कर रहा है। मतलब 254 में जो लिखा है और 246 में लिखा है उसे भूल जाओ, उसे छोड़ो। 246 में लिखा था टैक्स बनाने के लिए 3 ही लिस्टें हैं, छोड़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टैक्स इस आर्टिकल से भी लगाया जा सकता है। 254 में लिखा था दोनों लॉज दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाएगी तो क्लैश करने पर पार्लियामेंट की चलेगी, उसको भी भाड़ में जाने दो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, दोनों पार्लियामेंट को भी और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंपोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये है आपका आर्टिकल 246 ए सब आर्टिकल 1। इसके 2 पॉइंट है, यानी कि 2 सब आर्टिकल है और एक एक्सप्लेनेशन है। पहले पॉइंट में सिर्फ इतना लिखा है, एक तो अब 246 में क्या लिखा है और 254 में क्या लिखा है, इसे भूल जाओ। आप उन पुरानी बातों को याद मत करो कि 254 जीएसटी आने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीएसटी आएगा और 246 कैपिटल ए के थ्रू आएगा। आप ये मत याद करो कि जीएसटी कोई भी नया टैक्स जो है वो उन 3 लिस्टों में से ही आ सकता है, भूल जाओ ये सब बातें। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। आर्टिकल 246 ए कहता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी बाय द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। क्लियर है? लेकिन यहां लिखा है सब्जेक्ट टू क्लोज 2। अब इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू क्लोज 2 का मतलब क्या है? सर देखिए, एक वर्ड होता है नॉट विद स्टैंडिंग, एक वर्ड होता है नॉट विद स्टैंडिंग। जो आपने अभी अभी ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना, वो लाइन थी नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। अब इन दोनों का मतलब समझिए प्लीज। आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इन दोनों का मतलब एक बार समझिए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है ओवरराइड करना, कि जो पहले लिखा था वो भाड़ में गया, जो पहले लिखा था वो भाड़ में गया, उसे भूल जाओ। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि जो सब्जेक्ट टू वाले पॉइंट में लिखा है वो प्रवेल करेगा। मैं देखो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ऐसा समझ लो, जब वाइफ बोलती है ना तो वो हमेशा नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग करती है। आप ऐसा समझ लो, वाइफ जब बोलती है तो वो नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग करती है। जैसे मान लीजिए एक वाइफ को उसके पड़ोसी ने कहा कि आज शाम को हमारे यहां पार्टी है, आप जरूर आइएगा। वो वाइफ कहती है जी मैं और मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो पड़ोसी कहता है जी आपके हस्बैंड तो कह रहे थे वो नहीं आ पाएंगे, आप लोग नहीं आ पाओगे बिकॉज उनको काम है। वाइफ कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सेड बाय माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने क्या कहा था उस बात को भाड़ में जाए। वी विल कम टू द पार्टी, मतलब हम आएंगे, हम पार्टी में आएंगे। जो मेरे हस्बैंड ने कहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग कुछ ऐसा ही वर्ड है, खतरनाक, जो पहले कही गई बातों को ओवर रूल कर देता है, ओवरराइड कर देता है, जो पहले कही गई बातों को भूल जाता है। जैसे 246 ने कहा था कि लॉ अगर कोई टैक्स आएगा तो वो 3 लिस्टों से ही आएगा। 254 ने कहा था दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनाएंगी, दोनों पार्लियामेंट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएंगे, तो कल को अगर क्लैश हुआ तो पार्लियामेंट की चलेगी। इन बातों को भाड़ में जाने दो। नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट टू वाले में लिखा हुआ है वो मेन रहेगा। सुनो, सब्जेक्ट टू ये समझ लो, जब हस्बैंड बोलता है तो वो सब्जेक्ट टू वर्ड का यूज करता है। उसके दोस्त कहते हैं आज पार्टी है, आएगा, वो कहता है आई विल कम टू द पार्टी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ माई वाइफ। अगर मेरी वाइफ की अप्रूवल मिल गई तो मैं जरूर आऊंगा। वो सब्जेक्ट टू का यूज करता है। यानी कि यहां लिखा है, जो ये कौन सी क्लोज है? ये क्लोज 1 है, ये क्लोज 1 है। नीचे कौन सी क्लोज आने वाली है? वो क्लोज 2 आने वाली है। यहां लिखा है कि देखिए आर्टिकल 246 254 में लिखा है वो तो भाड़ में जाए, लेकिन जो क्लोज 2 में लिखा है,
लेकिन जो इसी आर्टिकल के आर्टिकल 246A की ही जो क्लोज टू आने वाली है उसमें लिखा है वो मेन रहेगा। कल को वो इस पॉइंट से क्लैश कर गया इससे, और जो आने वाला पॉइंट है उसमें क्लैश हो गया, तो सब्जेक्ट टू क्लोज टू चलेगा, क्योंकि क्लोज सब्जेक्ट टू का मतलब है प्रवेल करेगा सब्जेक्ट टू वाला, और नोट विद स्टैंडिंग का मतलब है जो बात हो रही है प्रवेल करेगी, नोट विद स्टैंडिंग में जो लिखा है वो भाड़ में जाए। आई होप इट इज क्लियर। सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस सब्जेक्ट टू का मतलब समझिए। सेकंड पॉइंट लिखा है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यहां तक पढ़ो, एक बार यहां तक पढ़ो, बस आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो। ऊपर कहता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट दोनों के पास पावर है। ऊपर कहता है दोनों के पास पावर है, दोनों के पास पावर है, दोनों के पास पावर है जीएसटी लगाने की, बनाने की, दोनों के पास पावर है। ये पहला पॉइंट कहता है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को सिर्फ यहां तक पढ़ूं, सिर्फ यहां तक, सिर्फ यहां तक, तो कहता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर, लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सर दोनों में क्लैश कर गया, दोनों में क्लैश कर गया। अगर दोनों में क्लैश कर गया तो नीचे वाले की चलेगी, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्लोज टू, नीचे वाला चलेगा। तो सर ऊपर वाला बेकार हो गया? नहीं, क्योंकि नीचे वाला किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लिखा हुआ है। नीचे वाले में लिखा है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये कहता है अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। यानी कि ऊपर किसके लिए लिखा था? सर ऊपर लिखा ही नहीं किसके लिए सप्लाई है। यानी कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो दोनों के लिए था, इंट्रा और इंटरस्टेट के लिए। हां सर, जब ऊपर कुछ लिखा ही नहीं कि जीएसटी में कौन सी सप्लाई के लिए कह रहे हैं तो दोनों के लिए रहा होगा। लेकिन अब नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये फाइनल हो गया कि ऊपर वाला पैराग्राफ सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए है, क्योंकि जहां दोनों के पास पावर है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए है। क्योंकि नीचे लिख दिया कि अगर इंटर स्टेट है तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। देखिए लॉ बनाने वाले ने देखिए कैसे बनाया, ऊपर लिखा नहीं है कि खाली इंट्रा स्टेट के लिए है। अगर लॉ मेकर सीधा सीधा लिख देता कि इंट्रा स्टेट केस में दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, इंटर स्टेट में खाली पार्लियामेंट बनाएगी, कितना आसान हो जाता, कितना आसान हो जाता। लेकिन ऐसे लिखा नहीं, उन्होंने बोला कि जो जीएसटी है उसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों बनाएंगे, और नीचे लिख दिया कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी बनाना है तो फिर खाली पार्लियामेंट बनाएगी, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट बनाएगी। लो जी, हां जी। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए में दो बातें लिखी हुई है। एक, अगर लॉ दोनों के लिए बनाना है, सॉरी, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए बनाना है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो जो लॉ बनाने की बात है वो पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों के पास पावर है, दोनों के पास पावर है। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है, किसी और के पास नहीं है। प्लीज टेल मी आर्टिकल 246A क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आर्टिकल 246A ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यस, जीएसटी को लाया जा सकता है, दोनों गवर्नमेंट मिलकर लाना चाहती हैं, ला सकती हैं, आर्टिकल 246 कैपिटल ए के थ्रू ला सकती हैं। माना आर्टिकल 246 ने मना किया था लेकिन हमने उसको नॉट विद स्टैंडिंग कर दिया। माना 254 एक तरह से बीच में रुकावट थी दो लोगों के मिलकर लॉ बनाने के लिए, हमने उसको भी नॉट विद स्टैंडिंग कर दिया। अब पता है, अब स्टूडेंट के मन में एक बात आती है, वो सुनिए क्या है। स्टूडेंट कहता है आर्टिकल 254 का अपना एक इंपॉर्टेंस थी। हमने कहा जी क्या इंपॉर्टेंस थी? सर जब भी दो गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएगी, यानी कि दो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मिलकर बनाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन तो आनी जाहिर है, कोई क्लैश होना जाहिर है। 254 ने कम से कम बताया था कि इसमें पार्लियामेंट की चलेगी। अब आपने 254 को तो कर दिया नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि हटा दिया। अब बताओ कल को जीएसटी के मैटर पर
अगर दोनों गवर्नमेंट के अंदर सेंटर और स्टेट में कोई क्लैश हो गया किसी मैटर को लेकर तो किसकी चलेगी? सर अब क्लैश होगा ही नहीं, अब क्लैश होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक जीएसटी काउंसिल बनाई जा रही है, जीएसटी काउंसिल बनाई जा रही है जिसमें सेंटर के भी वोट होंगे और स्टेट के भी वोट होंगे और इन दोनों की मेजोरिटी होने पर ही लॉ बनेगा, इन दोनों की मेजोरिटी होने पर ही लॉ बनेगा। सिस्टम ही बदल दिया, सिस्टम ही बदल दिया। ऐसे नहीं है कि सेंटर चाहेगी तो अपनी मर्जी से जीएसटी में कुछ भी चेंज कर दे, स्टेट चाहेगी तो अपनी मर्जी से कुछ भी जीएसटी में चेंज कर दे, दोनों को मिलकर ही चेंज करना होगा, दोनों को मिलकर ही चेंज करना होगा और कोई तरीका नहीं है सर, और कोई तरीका नहीं है, दोनों को मिलकर चेंज करना होगा। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब क्लैश आएगा ही नहीं। इसके बाद आर्टिकल 246A में एक एक्सप्लेनेशन है और वो एक्सप्लेनेशन कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल shall in respect of goods and services tax refer to in clause 5 of article 279A पढ़ेंगे हम, take effect from the date recommended by the GST council। मैं आपको सिर्फ इतना दूं इस एक्सप्लेनेशन का सिंपल भाषा में क्या मतलब है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसकी बात मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूं। इनके नाम है एक क्रूड पेट्रोल, दूसरे का नाम है हाई स्पीड डीजल, तीसरे का नाम है मोटर स्पिरिट यानी कि इसे हम पेट्रोल ही कहते हैं, चौथे का नाम है नेचुरल गैस एंड फिफ्थ इज, यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिफ्थ इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 है। इन 5 के ऊपर जीएसटी कब आएगा? जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अभी नहीं आया जीएसटी इन 5 आइटम के ऊपर, यह बात एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। फ्रॉम द डेट, उस डेट से आएगा जो रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल होगा। और अभी तक, आज की डेट तक जीएसटी काउंसिल ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी है कि इन 5 के ऊपर जीएसटी किस तारीख से आएगा। यस सर, आर्टिकल 246A हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें 3 बातें लिखी थी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जो जीएसटी है वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाएंगी, मिलकर वसूलेंगी। इंटर स्टेट जीएसटी जो है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होने पर जो जीएसटी है, उसके ऊपर जो लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी एक्सक्लूसिवली, और कलेक्ट भी पार्लियामेंट ही करेगी। सर स्टेट को दिक्कत नहीं होगी? स्टेट को दिक्कत नहीं होगी? आप बताओ, स्टेट बोलेगी नहीं ये क्या बात हुई? जब बात हुई थी आधा आधा लगाएंगे आधा आधा वसूलेंगे, तो ये आपने क्या कर दिया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर तो ठीक रहा, इंटर स्टेट सप्लाई पर आपने कह दिया कि नहीं नहीं हम ही लगाएंगे, हम ही वसूलेंगे। सेंटर ने कहा देखो जी, इंटर स्टेट सप्लाई पर लगाएंगे हम, वसूलेंगे हम, लेकिन बाद में इसमें बांटा जाएगा, सेंटर और स्टेट में बांटा जाएगा। चिंता मत करो, इंटर स्टेट सप्लाई पर सिर्फ लगा हम रहे हैं, वसूल हम रहे हैं, लेकिन इसे बांटेंगे, इसे बांटेंगे आपस में, इसे आपस में बांटेंगे। इसके पीछे एक कारण है, समझिए, इसके पीछे एक कारण है, मैं वो कारण समझाता हूं। देखिए सर, मान लीजिए दिल्ली में सप्लाई हुई है, मान लीजिए दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई हुई है, इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई में कौन लगाएगा टैक्स? सर देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट वो लगाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लगाएगा। सही है सर? सर देखिए, दोनों लगाएंगे तो जो टैक्स होता ना, सेंटर वाला हिस्सा सेंटर को चला जाएगा, स्टेट वाला हिस्सा स्टेट को चला जाएगा। क्वेश्चन है कौन सी स्टेट को जाएगा? सर दिल्ली को जाएगा। हाँ दिल्ली को जाएगा, इधर भी दिल्ली है, इधर भी दिल्ली है, तो दिल्ली ही जाएगा। सेंटर वाला मोदी जी को जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो इंटर स्टेट सप्लाई है, मान लीजिए से सप्लाई हुई है दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से पंजाब सप्लाई हुई है, ठीक है सर। अब इस सप्लाई को बोलते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है सर। इस सप्लाई को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में ओनली पार्लियामेंट लगाएगी, पार्लियामेंट लगाएगी, मैंने बता दिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट नहीं लगाएगा।
प्रॉब्लम क्या थी? अगर आप कहते कि दोनों मिलके क्यों नहीं लगाते, तो दोनों मिलके बताओ कौन सी स्टेट वाला लगाए, दिल्ली वाला या पंजाब वाला? पार्लियामेंट तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मोदी जी हो गए एक तरफ, दूसरी तरफ कौन आए बताओ, दिल्ली वाला आए या पंजाब वाला आए? अब तो दो स्टेट इन्वॉल्व है, और जरूरी थोड़ी है दिल्ली से जो पंजाब सेल हुई है वो पंजाब में खत्म हो जाए, वो पंजाब से आगे हरियाणा में चली जाए सेल, तो कंज्यूम ही ना हो गुड्स पंजाब में, आगे पंजाब से हरियाणा चली जाए। फिर बताओ दोनों लोग कौन कौन बनाए लो, कौन कौन से दो लोग मिलकर लो बनाए? प्रॉब्लम है। इसलिए लॉ ने बोला कि देखो सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी और कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बाद में एक हिस्सा स्टेट को दे दिया जाएगा, बाद में एक हिस्सा स्टेट को दिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं उठा कौन सी स्टेट को दिया जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को दिया जाएगा। डेस्टिनेशन, अगर दिल्ली से पंजाब सप्लाई हुई तो पंजाब को दिया जाएगा, लेकिन अगर पंजाब ने आगे हरियाणा को कर दी है तो फिर कंज्यूम पंजाब में तो नहीं हुई, अल्टीमेटली हरियाणा में हुई है तो हरियाणा को दिया जाएगा। तो आप बताओ पहली ही सप्लाई पर कैसे डिसाइड करें कि कौन सी स्टेट को जाएगा, क्योंकि ये तो जब गुड्स कंज्यूम्ड होंगी तब फाइनल होगा कि कौन सी स्टेट ने फाइनली कंज्यूम्ड किया है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस लॉ को पार्लियामेंट को बनाने दो, हमें लेवी करने दो, हमें कलेक्शन करने दो, हम अपना आधा हिस्सा रख लेंगे, बाकी आधा हिस्सा उस वाली स्टेट को देंगे जो ये फाइनल जहां कंज्यूम्ड हुई है। ये बात इंट्रा स्टेट सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही है। क्यों? इंट्रा स्टेट सप्लाई में दिल्ली से दिल्ली में है, तो दिल्ली से दिल्ली मतलब दिल्ली ही स्टेट इन्वॉल्व है, दूसरी स्टेट ही इन्वॉल्व नहीं है। यहां तो मैंने 3 स्टेट इन्वॉल्व कर दी, 4 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब तक गुड्स कंज्यूम्ड नहीं होंगी और आगे के आगे स्टेट्स के थ्रू बिकती गई, मैं कैसे कह सकता हूं कि कहां कंज्यूम्ड होंगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए कहता है उसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी एक्सक्लूसिवली, और लेवी एंड कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन एक हिस्सा स्टेट को दिया जाएगा। कौन सी स्टेट को दिया जाएगा? जो डेस्टिनेशन होगी। किस तरीके से देंगे ये सब रिकमेंड करेगी काउंसिल, इस सब को रिकमेंड किया है काउंसिल ने। आई होप इट इज क्लियर। सर एक बात बता दो बस, इसमें आर्टिकल में यह लिखा हुआ है, सुनिए, इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है उसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। बिल्कुल सही बात है। इस आर्टिकल में 2 बातें मिसिंग है। पहले मैं आपको इस आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन करवा दूं, मतलब एनालिसिस करवा दूं इजी वे में। 3 बातें हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों लगाएंगे जीएसटी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में 5 आइटम के नाम लिखे हैं, ये 5 आइटम पर जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कौन लगाएगा? इन 5 आइटम पर जीएसटी अभी नहीं है, इन पर फ्यूचर डेट से आएगा, वो डेट रिकमेंड करेगी काउंसिल। बच्चा कहता है ये आर्टिकल मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया एक्सेप्ट 2 बातें, मुझे 2 बातें क्लियर कर दो, मुझे आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा क्या? पहली बात, ये कहां लिखा हुआ है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई पर पार्लियामेंट जीएसटी बनाएगी, लेवी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन वो एक हिस्सा स्टेट को भी देगी, वो अपोर्शन स्टेट को भी करेगी। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 246 कैपिटल में ये तो नहीं लिखा कि कल को वो हिस्सा बटेगा भी, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पूरा टैक्स जो है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर वो पार्लियामेंट ले जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। ये कहां लिखा है कि एक हिस्सा स्टेट को भी जाएगा? दूसरी बात, अगर हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या वो भी इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, उसे इंट्रा मानेंगे या इंटर मानेंगे, उस पर लॉ कौन बनाएगा? इन दोनों बातों का जवाब एक नए आर्टिकल ने दिया, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, और यह आर्टिकल भी न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है। न्यूली इंसर्टेड का मतलब है जो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसके बाद आया है, उसी में आया है, अमेंडमेंट के थ्रू आया है। आर्टिकल 269 कैपिटल ए, एक नया आर्टिकल डाला गया जो यही 2 बातें एक्सप्लेन करेगा। देखो इसका सीधा एनालिसिस करवा देता हूं, अब मैं पूरा लॉ में नहीं पढ़ाऊंगा, 269 कैपिटल ए है ये, इसका सीधा एनालिसिस पढ़ा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट shall levy and collect GST on supply which are in the interstate trade or commerce। 269A ने 246A की बात को रिपीट कर दिया। सुनिए,
जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर लेवी एंड कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन साथ में आपका डाउट भी क्लियर कर दिया, द कलेक्टेड जीएसटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। आपका डाउट क्लियर कर दिया सर, आपका डाउट क्लियर कर दिया। आप पूछ रहे थे कहां लिखा है जो पार्लियामेंट टैक्स कलेक्ट करेगी वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगा, स्टेट में बटेगा, ये कहां लिखा है? 269A में लिखा हुआ है, द कलेक्टेड जीएसटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर एज मे बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। हालांकि ये नहीं लिखा मैनर क्या होगा, वो बोला बता देंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सही है सर, सही है। आर्टिकल 269A सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू लेवी आईजीएसटी, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई पर लगने वाला टैक्स जो है वो आईजीएसटी होता है, बाय ट्रीटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इसे भी इंटरस्टेट ट्रेड की तरह ही माना जाएगा। क्लियर कर दिया, दोनों बातें क्लियर कर दी। एक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर जो टैक्स है वो पार्लियामेंट लगाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। लेकिन जो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इंट्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, इंट्रा में शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, दोनों अपना अपना लेवी करेंगे, अपना अपना कलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या? अगर 100 रुपए पर 18 रुपए टैक्स है ना, तो 9 रुपए सेंटर ले लेगी, 9 रुपए स्टेट ले लेगी जनता से। आप एक बंदा लेकर बटेगा नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई में बटेगा। प्लीज टेल मी, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज 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 प्लीज, आर्टिकल 269 कैपिटल ए इज क्लियर और नॉट क्लियर? आई हैव डन आर्टिकल 246 कैपिटल ए। मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या क्या नया आया है वो दिखा रहा हूं। आर्टिकल 246 कैपिटल ए आया जिसने जीएसटी का रास्ता खोल दिया। आर्टिकल 269 कैपिटल ए आया जिसने बताया कि आईजीएसटी यानी कि जो इंटरस्टेट सप्लाई पर जीएसटी होता है वो बटेगा, वो डेफिनेटली बटेगा। पार्लियामेंट मैनर डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और साथ में यह भी बता दिया कि जो इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू इंडिया है उसे भी क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर भी आईजीएसटी लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब सर देखिए इसके अंदर ना नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 279 कैपिटल ए। ये भी काफी लंबा आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम बहुत काम करने वाले हैं। मेन आर्टिकल है आर्टिकल 279A। बेसिकली क्या है? जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल है। ये भी न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है, ये भी न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है। मतलब यानी कि जो अमेंडमेंट हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें आया था। ये 3 आर्टिकल नए आए थे, और भी आए हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो ये मैं आज नहीं कराऊंगा, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अगली क्लास में मुझे आर्टिकल 279A करवाना है, फिर 101 अमेंडमेंट एक्ट पूरा पढ़ना है आपके साथ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 101 अमेंडमेंट एक्ट क्या है? जीएसटी को लाने के लिए जो जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना, या तो उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें अमेंड कर दिया गया है, या तो उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें अमेंड कर दिया गया है। 101 एक्ट कुछ ऐसा है, 101 एक्ट कुछ ऐसा है, ऐसा बनाया गया है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगली क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनल को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की 2 क्लासें हैं, एक मैंने करवा दी है, अभी एक और लगने वाली है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आज की क्लास में आपको क्लियर कर दिया कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके क्यों किया गया, ऐसी क्या जरूरत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, और अमेंड करने के बाद क्या क्या हुआ। वो दौर हमारा चले जा रहा है, वो दौर हमारा चल रहा है। हमने 246 कैपिटल ए कर लिया है, 269 कैपिटल ए कर लिया है। अगली क्लास में 279A, 101 पूरा अमेंडमेंट एक्ट और छोटी मोटी कई सारी प्रोविजंस हैं, वो सब पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बैलेंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।